हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग की सारी कमांड्स को हर कोई फॉलो कर रहा था। हर कोई बस अपनी गोल्डन कोर और रेस्ट पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा था। किसी ने भी इन पूरे दिनों में ना ही अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज किया था, ना ही शॉर्ट प्रैक्टिस या बाकी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लिया था। विंग ने सारी प्रैक्टिस को ही बंद करवा दिया था। वही अगर बात सिर्फ विंग की जाए तो वो इन 2 दिनों में अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला था। उसने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मील को भी स्किप किया था। वो बस अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, या यूं कहा जाए कि घोड़े गधे सब कुछ बेचकर वो बस सो रहा था। सच में विंग ने बहुत हार्ड वर्क किया था, जिस वजह से वो थक गया था। इसीलिए वो अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट दे रहा था। वही इन 2 दिनों में याओ और वांगजी, उन दोनों की हालत तो सच में देखने लायक थी। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके थे, क्योंकि इन 2 दिनों में विंग ने किसी को भी परमिशन दी ही नहीं थी अपने रूम में एंटर करने की। यहाँ तक कि जियांग यानली और जियांग चैंग मैडम यू, यहाँ तक कि फैंग मियान भी विंग से नहीं मिलने जा रहे थे, क्योंकि विंग ने सबको स्ट्रांगली मना कर दिया था उसके रूम में आने से। जब से याओ को विंग ने अपने रूम में देखा था, उसके तुरंत बाद ही विंग ने रूम के बाहर जो गार्ड्स थे उनसे क्लियरली कह दिया था कि कोई भी उसके परमिशन के बिना अंदर नहीं आएगा। और वो गार्ड्स भी अपने यीलिंग पेट्रियार्क का ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे थे और किसी को भी विंग से मिलने जाने ही नहीं दे रहे थे। विंग को जो मील प्रोवाइड किया जा रहा था वो भी वो गार्ड्स ही उसे अंदर देके आ रहे थे। इन 2 दिनों में विंग का फेस ना देखने की वजह से वांगजी तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वही विंग वो अंदर मस्त अपना सो रहा था और कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब अपनी गोल्डन कोर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बैटल ग्राउंड में उसे ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लड़ना होगा। इसीलिए विंग बस वही सब कर रहा था। फाइनली ये 2 दिन बीत चुके थे और आज बैटल ग्राउंड पे निकलने का दिन था। सारे कल्टीवेटर्स रेडी हो चुके थे और सब बस यीलिंग पेट्रियार्क के आने का इंतजार कर रहे थे। विंग भी फाइनली सबके सामने आता है और सबको फिर एक बार स्ट्रांगली ऑर्डर करता है कि उसके ऑर्डर के बिना कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा। विंग सबकी तरफ देखता है और बाद में वो रॉ कल्टीवेटर्स की तरफ जाने लगता है। वो रॉ कल्टीवेटर्स को भी अच्छी तरीके से समझा देता है कि उन्हें कैसे सबकी सिक्योरिटी करनी है। इतना बोलकर विंग स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के ग्रुप को लेकर सीधा बैटल ग्राउंड में आ जाता है। विंग जब यीलिंग से बाहर निकला था, उसने उस बैरियर को फिर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना वो नहीं भूला था। उसने उस बैरियर को अच्छी तरीके से फिर से कुछ पावर से स्ट्रॉन्ग कर दिया था और बाद में वो सारे कल्टीवेटर्स को लेकर बैटल फील्ड में उतर चुका था। अगर बैटल फील्ड की बात की जाए तो नज़ारा बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि वेन रोहान की लाखों से भी ज़्यादा वॉकिंग क्रॉप्स की सेना उन सब के सामने खड़ी थी और वेन रोहान और वेन चाओ के चेहरे पर वो एक घटिया सी स्माइल भी थी, जिसे देखकर तो विंग का खून खोल रहा था, क्योंकि विंग यहाँ बहुत सारे जिंदा कल्टीवेटर्स को देख रहा था जिनकी सोल को यिन आयरन थ्रू वेन रोहान ने कैद करके रखा था और अब वेन रोहान उनके माइंड पर यिन आयरन थ्रू कंट्रोल कर रहा था और उनसे ये सब करवा रहा था। विंग को इन सब कल्टीवेटर्स पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी, पर विंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इन सब कल्टीवेटर्स की सोल को आजाद करेगा और इन सब को फिर से नॉर्मल ह्यूमन बनाएगा, या यूं कहा जाए नॉर्मल कल्टीवेटर बनाएगा। विंग को जितना इन कल्टीवेटर्स पर दया आ रही थी, उसे वेन रोहान पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज सच में विंग को समझ में आ रहा था कि क्यों यिन आयरन को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग करके छुपा दिया गया था, क्योंकि वो सब भी जानते थे कि यिन आयरन अगर किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो वो इंसान यिन आयरन का ऐसा ही कुछ गलत इस्तेमाल करेगा। इनफैक्ट विंग इस बात से सेटिस्फाइड था कि वेन रोहान अभी भी यिन आयरन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं पाया, या यूं कहा जाए यिन आयरन ही वेन रोहान पर कंट्रोल कर चुका है पूरी तरीके से। पर वेन रोहान को जिसे लगता है कि वो यिन आयरन को पूरी तरीके से हासिल कर चुका है और उसकी सारी पावर्स को वो यूज करता है, ये तो बस उसकी गलतफहमी है, क्योंकि यिन आयरन की सारी पावर्स को यूज सिर्फ और सिर्फ वी वुशियान कर सकता है, क्योंकि वी वुशियान ने डिमोनिक कल्टीवेशन में ग्रैंड मास्टर
की पोस्ट को भी हासिल किया है। इसीलिए विंग जानता है कि यिन आयरन का जितना यूज वेन रोहान कर रहा है वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% यिन आयरन का यूज तो वेन रोहान जानता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आज विंग इस बात से सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि वेन रोहान को अभी भी यिन आयरन के पूरे पावर्स का अंदाजा नहीं है। अगर यिन आयरन की इतनी सी पावर्स को महसूस करके वेन रोहान इतनी तबाही मचा सकता है, तो गलती से भी वेन रोहान को अगर यिन आयरन के पूरे पावर्स के बारे में पता चल गया तो विंग ये सोचना भी नहीं चाहता कि वेन रोहान कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ क्या ही करेगा। पर खैर, विंग को अब वेन रोहान से उस इन आयरन को छीनना हो, या यूं कहा जाए विंग को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके एक इशारे पे यिन आयरन उसकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। पर अभी विंग ये नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग ये जानता है कि उसकी कोर भी अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। अगर वो पहले का विंग होता तो वो बहुत आसानी से यिन आयरन को अपनी तरफ बुलाकर उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता, पर ये कोर अभी भी थोड़ी सी वीक है, और थोड़ी सी वीक कोर भी यिन आयरन के लिए काफी है पूरे कल्टीवेटर पर कंट्रोल करने के लिए। यही सोचते हुए विंग ये डिसाइड करता है कि वो पहले वेन रोहान से लड़ेगा, उसे पूरी तरीके से कमजोर करेगा, और बाद में वो यिन आयरन का क्या करना है इस बारे में सोचेगा। या यूं कहा जाए, विंग ने यिन आयरन के साथ जो करने का डिसाइड किया है उसे वो बाद में करेगा। विंग एक बार अपने ग्रुप की तरफ देखता है और सबको ये क्लियरली समझा देता है कि उन्हें सिर्फ इन वॉकिंग क्रॉप्स पर अटैक करके इन्हें बंदी बनाना है, किसी को भी मारना नहीं है, किसी भी वॉकिंग क्रॉप पर जानलेवा अटैक नहीं करना है, बस इन सब को कैसे भी करके रोक कर इन्हें कैद करना है, क्योंकि ये सब जिंदा कल्टीवेटर है जिनकी अगर सोल आजाद की जाए तो ये सब फिर से पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। जैसे ही वो सब ये सुनते हैं वो बस अपना हेड नोट कर देते हैं। ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स थे, तो इन वॉकिंग क्रॉप्स को कैद करना उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। वही विंग जब सबके चेहरे पर अशोर स्माइल देखता है, वो तुरंत मेंग्याओ की तरफ पलटता है और मेंग्याओ से कहता है, तुम मेरे साथ वेन चाओ से लड़ोगे, मैं वेन रोहान से फाइट करूंगा और तुम वेन चाओ से फाइट करोगे। जैसे ही ये बात वहां सबने सुनी थी, हर कोई शॉक हो चुका था। तुरंत लैन चिंगेजुन सामने आते हैं और वो कहते हैं, मेंग्याओ एक ओमेगा है और वो वेन चाओ जैसे स्ट्रॉन्ग अल्फा से नहीं लड़ सकता। बेटर होगा कि आप किसी और को वेन चाओ से लड़ने के लिए चुने। विंग लैन चिंगेजुन की तरफ अपनी एक एब्रो रेज करते हुए देखता है और उन्हें एक टॉन्टिंग ट्यून में कहता है, ये आप कह रहे हैं जो लैन क्लैन का, लैन सेक्ट का एक खुद स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि किसी को भी ओमेगा, अल्फा या बीटा के वजह से कल्टीवेटर का टैग नहीं मिलता। हर कोई अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स और पावर्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग या वीक कल्टीवेटर होने का टैग हासिल करता है। ऊपर से क्या आप भूल रहे हैं कि लैन क्लैन में खुद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हांग वांग जुन, मतलब आपका सेकंड सन, एक ओमेगा है। फिर भी वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है ना। ऊपर से आप कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग है, तो किसी के भी अल्फा, ओमेगा या बीटा होने पर उसकी पावर को जज करने का हक आपको नहीं है। जब मैंने कहा मेंग्याओ लड़ेगा तो मेंग्याओ वेन चाओ से लड़ेगा। तब लैन कुरैन आगे आते हैं और वो विंग के तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ माना हमने कि हांग वांग जुन खुद एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और साथ में वो ओमेगा भी है, पर मेंग्याओ वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको किसी को साथ लेके ही जाना है तो हांग वांग जुन को लेके जाओ, वो वेन चाओ से अच्छे से फाइट कर सकता है। विंग अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा मेरे साथ वेन चाओ के सामने कोई लड़ेगा तो वो मेंग्याओ होगा, और ये मेरा डिसीजन है। मैंने पहले ही सबसे क्लियरली कहा था कि कोई भी मेरे से सवाल नहीं करेगा और मेरा डिसीजन हर कोई मानेगा, तो सब मेरा डिसीजन मानेंगे। वो मेंग्याओ की तरफ देखता है और उसी स्ट्रॉन्ग वॉइस में पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे या तुम्हें यहाँ रुकना है? तब मेंग्याओ तुरंत आगे आता है, वो विंग को वो करता है और कहता है, यीलिंग पेट्रियार्क, मैं आपके साथ जरूर लड़ूंगा और मैं आपको ये अश्योर करवाना चाहूंगा कि मैं अपना 100% दूंगा वेन चाओ को हराने में।
विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो बस याओ की तरफ देखकर नोट करता है। विंग सबको अच्छी तरीके से अपनी बातें समझाकर वेन रोहान की तरफ चला जाता है और याओ भी विंग के साथ वेंचाओ की तरफ ही चला जाता है जो वेन रोहान के साथ ही खड़ा था। बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी वॉकिंग क्रॉप से लड़ने में लग जाते हैं, पर वांगजी वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था क्योंकि इस बार विंग ने उसे चॉइस नहीं किया या विंग उसे इस काबिल भी नहीं समझता। आफ्टर ऑल वो लाइट बियरिंग लॉर्ड है, द ग्रेट नोवेल हांग वांगजुन है जिसकी पूरी कल्टीवेशन बहुत स्ट्रांग है और वो विंग के साथ लड़ने में पूरी तरीके से कैपेबल भी है, पर आज विंग ने उसे अपने साथ नहीं लिया। क्या विंग सच में वांगजी पर फिर एक बार कभी भी यकीन नहीं करेगा या वो वांगजी से इतनी नफरत करने लगा है? यही सोचकर वांगजी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वही दूसरी तरफ विंग और मेंग्याओ वो वेंचाओ और वेन रोहान से लड़ने में लग चुके थे। वेन रोहान जानता था कि विंग स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, पर एज ऑब्वियस यिन आयरन ने उसके दिमाग को पूरी तरीके से खराब करके रखा था, जिस वजह से वो विंग पर बहुत स्ट्रांगली वार कर रहा था। पर वेन रोहान का नशा अब थोड़ा थोड़ा उतर रहा था क्योंकि विंग सारे वार को बहुत अच्छी तरीके से डॉच कर रहा था और वेन रोहान को बहुत घायल भी कर चुका था। वही अगर मेंग्याओ की बात की जाए तो वो भी वेंचाओ से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहा था। मेंग्याओ की स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऊपर से उसका मार्शल आर्ट भी नेक्स्ट लेवल का था, जिस वजह से वेंचाओ मेंग्याओ से कहीं ना कहीं हार रहा था। विंग मेंग्याओ की तरफ भी टाइम टू टाइम ध्यान दे रहा था कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है या फिर उसे वेंचाओ से कोई खतरा तो नहीं है। पर जब उसने मेंग्याओ को देखा इतनी अच्छी तरीके से लड़ते हुए तो सच में उसे खुद पर और खुद के डिसीजन पर आज प्राउड हो रहा था मेंग्याओ की वजह से। सच में मेंग्याओ ने उसके डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से सही साबित किया था। इनफैक्ट विंग को सच में प्राउड हो रहा था याओ पर। वही दूसरी तरफ विंग भी वेन रोहान को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से घायल कर चुका था। ऐसा नहीं था कि उस वॉर में सिर्फ वेन रोहान या वेंचाओ ही घायल हो रहे थे, कहीं ना कहीं घायल विंग भी हो रहा था और मेंग्याओ भी हो रहे थे, पर वो दोनों भी खुद को संभाल रहे थे। विंग को अब वेन रोहान से लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि विंग आज तक अपने से कम पावर वाले लोगों से ही लड़ा था। यिन आयरन की वजह से वेन रोहान को जो पावर्स मिली थी वो कहीं ना कहीं विंग के बराबरी में थी, जिस वजह से उसे मजा आ रहा था इस वॉर में। वही दूसरी तरफ बाकी सारे कल्टीवेटर्स बस उन वॉकिंग क्रॉप्स को कैद करने में या उन्हें अपने अपने तरीके से रोकने में लगे हुए थे। विंग अब ऑलमोस्ट वेन रोहान को बहुत ज्यादा घायल कर चुका था और बस एक लास्ट वॉर और एक लास्ट अटैक और विंग ने वेन रोहान को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया था और वेन रोहान ने अपने माउथ से बहुत सारा ब्लड बाहर थूका था। विंग ने जैसे ही मेंग्याओ की तरफ देखा, उसने देखा कि मेंग्याओ ने वेंचाओ से हटकर उसका ध्यान वॉकिंग क्रॉप्स पर है क्योंकि वेंचाओ ने उसके पीछे वॉकिंग क्रॉप्स को लगा दिया था। वेंचाओ खुद भी मेंग्याओ से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक चुका था, जिस वजह से उसने वॉकिंग क्रॉप्स को मेंग्याओ की तरफ भेज दिया था और मेंग्याओ अब वेंचाओ को छोड़कर उन वॉकिंग क्रॉप्स में ही उलझा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर वेंचाओ जैसे ही याओ पर पीछे से वार करने वाला था, विंग ने इन सब चीजों को नोटिस किया और वो तुरंत याओ और वेंचाओ के बीच में आ गया और जो वार वेंचाओ ने मेंग्याओ पर किया था उसे विंग ने अपने ऊपर ले लिया। वो अटैक इतना स्ट्रांग था कि विंग सीधा पीछे जाकर गिरा और उसने अपने माउथ से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकाला। जैसे ही ये सब याओ ने देखा, उसने विंग के नाम से बहुत जोर से स्क्रीम किया और उसने वेंचाओ पर बहुत स्ट्रांग वार किया, जिससे वेंचाओ भी पीछे जाकर गिरा। याओ तुरंत विंग की तरफ चला गया और जैसे ही उस बैटलफील्ड में याओ की इतनी जोर से आवाज सुनी थी, सब विंग और याओ की तरफ ही देखने लगे। सब ने देखा कि याओ ने विंग के हेड को अपने लैप पे रखा है और वो विंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली विंग की आंखें भारी हो चुकी थी और वो कहीं ना कहीं उस अटैक से बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका था। याओ लगातार विंग के फेस को थपथपा रहा था ताकि विंग होश में आ जाए या एटलीस्ट वो अपनी आंखें तो भी खुली रखे, पर विंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। विंग के माउथ से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। जैसे ही विंग की ये कंडीशन वांगजी ने देखी, वो तुरंत उस तरफ भाग गया और उसने लगभग याओ से विंग को छीन लिया और वो विंग को जगाने लगा।
विंग को वांगजी ने अपने शोल्डर का सपोर्ट देते हुए खड़ा किया और वो उसे बाकी कल्टीवेटर्स की तरफ लेके जाने लगा। याओ वांगजी से विंग को लेने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी वो स्ट्रांग था, जिस वजह से उसने विंग को बहुत अच्छी तरीके से अपने शोल्डर के सपोर्ट से संभाल लिया था और वो विंग को सीधा अपनी तरफ मतलब उस कल्टीवेटर के ग्रुप की तरफ लेके आए। सब विंग की यह हालत देखकर कहीं ना कहीं डर चुके थे। अभी तक विंग भी अपनी थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका था और उसने अपनी आंखों को भी खोल लिया था। विंग अभी भी फ्लोर पर लेटा हुआ था और वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी सांसों के साथ भी और अपने पेन के साथ भी। अभी भी विंग का हेड वांगजी की लैप में ही था और वांगजी लगातार विंग के हेड को सहला रहा था, जिससे विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। जैसे ही विंग को वहां ले जाया गया, तुरंत जियांग फेंगमियान, मैडम यू, यांग चैंग और यान ली आगे आए और वो विंग को देखने लगे। वैंग क्विंग भी तुरंत आगे आई और उसने विंग को चेक करने के लिए जैसे ही नीचे झुकी और उसने विंग का हाथ पकड़ा, विंग अपने पूरे होश में आ चुका था अब तक, इसीलिए उसने वैन किंग के हाथों से अपना हाथ छीन लिया और वो तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विंग का इतना सडन एक्शन देखकर हर कोई डर चुका था, पर विंग या यूं कहा जाए कि शॉक हो चुका था, पर विंग वो वेंचिंग को खुद को चेक करने नहीं दे सकता था कि विंग तो अपनी सच्चाई ऑलरेडी ही जानता था ना। विंग ने सबकी तरफ देखा और उसने सबकी तरफ अपनी बैक कर दी और वो डीप ब्रेथ लेने लगा। उसने अपनी प्योर एनर्जी थ्रू अपने आप को हील करने की कोशिश की, पर उसे इस बात का ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि उसने तुरंत देखा कि बाकी सारे कल्टीवेटर्स वॉकिंग क्रॉप्स को पास आने से रोक रहे थे, जिस वजह से विंग ने तुरंत अपने आसपास और बाकी कल्टीवेटर्स के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर को क्रिएट किया और वो सब अब उस बैरियर में सेफ थे। बाहर वॉकिंग क्रॉप्स इस बैरियर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। विंग जो ऑलरेडी घायल था वो इस बैरियर को सेट करने के बाद और भी ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, जिस वजह से ये बैरियर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था पर ठीक ठाक था, क्योंकि अब वॉकिंग क्रॉप्स की भी ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी थी। एक्चुअली अपना विंग हद से ज्यादा होशियार है। जैसे ही उसने बैटल फील्ड में एंटर किया था, क्योंकि विंग एक डार्क कल्टीवेटर है और एक डार्क कल्टीवेटर अपने पावर्स को नेगेटिव एनर्जी से ले सकता है, इसीलिए विंग ने जैसे ही इस बैटलफील्ड में एंटर किया था उसने अपने अंदर इन्हीं वॉकिंग क्रॉप्स की नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से विंग वेन रोहान पर भी अब तक भारी पड़ रहा था। एक्चुअली वेन रोहान इन सारी वॉकिंग क्रॉप्स को जितनी पावर दे रहा था, विंग उस सारी पावर को इन वॉकिंग क्रॉप्स से कंज्यूम कर रहा था और उसी पावर से वो वेन रोहान पर बैक अटैक कर रहा था, जिस बारे में वेन रोहान जानता ही नहीं था। तो अगर डायरेक्टली कहा जाए तो विंग वेन रोहान की पावर से ही वेन रोहान पर अटैक कर रहा था। हुआ कि नहीं हमारा विंग होशियार। बैक टू द स्टोरी। विंग अभी कमजोर था और वो ये बात किसी को भी दिखाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस बैटल फील्ड में अगर ये लिंग पेट्रियार्क हार गया या वो कमजोर है, इस बात का अंदाजा बाकी कल्टीवेटर्स को जरा सा भी लगा तो सारे कल्टीवेटर्स अपनी अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं खोना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो होता है ना, जब जड़ स्ट्रांग हो तभी पेड़ स्ट्रांगली खड़ा हो पाता है। अगर जड़ ही कमजोर हो जाए तो पेड़ ऐसा ही नीचे गिर जाएगा और विंग इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की अभी वही जड़ बनके काम कर रहा था। अगर वो गलती से भी कमजोर पड़ने की कोशिश भी करे तो ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसके साथ ही नीचे गिर जाएगा, या यूं कहा जाए पूरी तरीके से कमजोर होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो विंग नहीं कर सकता। इसीलिए वो किसी को भी अपनी कमजोरियां या यूं कहा जाए अपने घाव और दर्द नहीं दिखा रहा था। कहीं ना कहीं ये बात हर कोई समझ रहा था। विंग को जब एहसास हुआ कि अब वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है और ऑलमोस्ट उसके 50% घाव अब सही हो चुके हैं और ये दर्द भी अब सहने लायक बन चुका है, विंग ने एक डीप शाई की और उसने टर्न होके सबकी तरफ देखा। सब लोग भी उसी की तरफ ही वरीड फेस से देख रहे थे। याओ तुरंत आगे आया और उसने विंग के सामने नी डाउन करते हुए कहा, I'm sorry, मेरी वजह से
तुम्हें इतनी इतनी चोट लग गई, वो मेरा ध्यान नहीं था, वरना ये सब नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। वो वेन चाओ ने बस। विंग ने तुरंत चाओ को बीच में ही रोका और उसे उसकी शोल्डर से उठा करते हुए खड़ा किया और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.